हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी जियोग्राफी 11th क्लास सेकंड बुक से हम दोबारा से शुरुआत करेंगे भारत भौतिक पर्यावरण, जिसके 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम अपना 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, लंबा गैप आ चुका है। हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली चले जा रही हैं और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी क्लासेस है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहूंगी कि हम सभी, हमारी पूरी जो टीम है, एक ईमानदार कोशिश करती है कि आपको हम ये सिलेबस पूरा करवा सके। तो चलिए, हालांकि गैप ज्यादा आ गया है, अब फिर से शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द सिलेबस पूरा करवाया जाए। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हमारी जो बेसिक टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी जो हम इस चैप्टर में बार बार पढ़ेंगे, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमें चैप्टर के बीच में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। सबसे पहले जो टर्म है हमारी, वो है कैचमेंट एरिया, जिसे हिंदी में आप कहेंगे जल ग्रहण क्षेत्र। देखिए, जो एक नदी है वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया से, विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल जो है बहाकर लाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। देखिए, आपको यहाँ पर ये इमेज नजर आ रही है, जो फर्स्ट इमेज हमारे सामने है, ये यहाँ पर क्या है, गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है हम देख रहे हैं। और ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि गंगा नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो क्या है। तो ये कहाँ से आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई ये चली आ रही है, तो ये इसका कैचमेंट एरिया हुआ। ओके, सेकंड हम बात करते हैं रिवर बेसिन यानी कि अपवाह द्रोणी की। जो एक नदी है और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं, हम जानते हैं एक नदी जो होती है उसके साथ साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो उसके साथ जो है पानी बहाती हुई लेके जाती हैं और आसपास के एरिया को जो है वो ड्रेन करती हैं। यानी कि जो सहायक नदियों के द्वारा और मुख्य नदी के द्वारा जो उसका अपवाहित क्षेत्र है, उसको हम अपवाह द्रोणी कहते हैं, या हम रिवर बेसिन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ये जो हमारी सेकंड टर्म है, रिवर बेसिन। तो ये हमें नजर आ रहा है, देखिए जो सेकंड इमेज हमें नजर आ रही है, ये हमें नजर आ रहा है जो हमारी अमेज़न जो हमारी नदी है उसका, वहां का जो ये रिवर बेसिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आसपास के एरिया को ड्रेन करती हुई चली आ रही है। थर्ड जो हमारी टर्म है वो है वाटर शेड या जल संभर। अब जल संभर क्या होता है? देखिए, जो जल मुख्य नदी की हम बात करें तो मुख्य नदी है या जो छोटी नदियां हैं, इनका जो वाटर है, पानी है, इनकी सीमाओं को, अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली जो बाउंड्री होती है, उसे ही हम वाटर शेड, जल विभाजक या जल संभर कह देते हैं। तो जो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं और जो छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र है उसको हम जल संभर या जो नालों द्वारा पाइप क्षेत्र होता है उसको हम जल संभर कह सकते हैं। तो वाटरशेड यहाँ पर हमें इस इमेज में नजर आ रहा है। देखिए, ये हमारा कैचमेंट एरियाज हो गए, जो नदियां हमें नजर आ रही है, इस तरीके से वाटर बॉडीज हो गई। तो जो मुख्य नदी है और जो छोटी नदियां आ रही हैं, ये जहां जहां डिवाइड हो रही हैं, जो इनके बीच की सीमा बन रही है, इसे हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, वाटरशेड। ये देखिए, रेनफॉल हमें नजर आ रहा है। जब आप इस इमेज को देख रहे हैं, इसमें आपको सारी चीजें जो है बड़े अच्छे से क्लियर करके दिखा देंगे। ये सब वाटरशेड है, ये वाटरशेड है। तो इस तरीके से कैचमेंट एरिया से मुख्य नदी निकलती है और जो छोटी नदी द्रोणी है वो वाटरशेड से अलग हो जाती है। अगली जो टर्म है हमारी एस्चुरी, या जिसे हम कह सकते हैं ज्वार नद मुख। तो देखिए, जो नदियां हैं, जब किसी बड़ी वाटर बॉडी में या महासागरों की ही बात करें, नदियों की जब हम बात करें, तो नदियां क्या करती हैं, अपना जो जल है वो महासागरों में लेकर आती हैं। तो जहां नदियों का जल, नदियों में कौन सा जल होता है, फ्रेश वाटर होता है, और ये जो फ्रेश वाटर महासागरीय जल के अंदर यानी कि खारे जल के अंदर जहां मिलता है, उस एरिया को ही हम क्या कह देते हैं, एस्चुरी या ज्वार नदमुख हम कहते हैं। देखिए, इस इमेज के अंदर हमें नजर आ रहा है, ये जो नदियां हैं ये इस तरीके से आ रही हैं इधर से, और यहाँ जो है ये क्या कर रही है, इस महासागर के अंदर मिल रही है। तो ये जो जोन है हमारा, ये क्या कहलाएगा, एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख। इसी तरीके से डेल्टा जो टर्म है, यानी कि जब नदियां हैं किसी सागर, महासागर में गिरने से पहले क्या करती हैं, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, ट्री शेप हो जाती है, या एक ट्राइंगुलर शेप यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रही है, इस तरीके से ये जो ट्राइंगुलर शेप है इसमें डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो दलदली एरिया, जैसे नदियां होंगी वो क्या होंगी, अपने साथ डिपोजिट्स लेकर आएंगी। तो जहां भी डिपोजिट जम जाएगा, वहीं से क्या होगा, पानी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, और इस तरीके से जो है ये एक जाल ट्रूपी स्ट्रक्चर जो है बन जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा। ये जो हमारी इमेज लास्ट में नजर आ रही है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी हमारी, जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। पहले भी बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन के तौर पर हमने इन सबको पढ़ लिया है।
अब हम बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न की, यानी कि जो नदियां हैं वो किस तरीके से बहती हैं, अलग अलग जो है प्रतिरूप बनाती हुई, पैटर्न बनाती हुई जो है वो बहती चली जाती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस हमारे सामने हैं। इन इमेजेस के अंदर हम देख रहे हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज है, ट्रेलिस इमेज है, जो हम देखें डी रेंज्ड है, रेडियल है, रेक्टेंगुलर, पैरेलल। इसके अलावा भी बहुत सारे जो पैटर्न्स होते हैं नदियां बनाती हुई चली जाती हैं। तो जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है, देखिए जैसे एक पेड़ की ब्रांच, हमें लग रहा है जैसे एक पेड़ की ब्रांचेज हैं, ये एक मुख्य पेड़ और उसकी जो है शाखाएं निकलती चली जा रही हैं, तो इस प्रतिरूप को हम क्या कह देते हैं, डेंड्राइटिक या वृक्षाकार, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। ठीक है, ये हो गया हमारा डेंड्राइटिक। इसी के बाद जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बह जाती हैं तो इसे हम क्या कह देते हैं, रेडियल। ये देखिए रेडियल, जिसे आप हिंदी में कहेंगे अरीय। रेडियल को आप हिंदी में क्या कहेंगे, अरीय। यानी कि किसी एक ऊपरी हिस्से से निकलकर, पहाड़ से निकलकर सब दिशाओं में, देखिए यहां हम देख रहे हैं ये इस तरीके से निकली और ये अलग अलग दिशाओं में जो है वो बहती चली गई। तो इस तरह के प्रतिरूप को हम क्या कह देंगे, अरीय या रेडियल प्रतिरूप हम कहेंगे। इसके बाद हम देखें जो हमारा थर्ड पैटर्न रहेगा, ट्रेलिस जिसे हम कहते हैं, या जालीनुमा जिसे आप कह सकते हैं, ये रहा हमारा थर्ड ट्रेलिस, यानी कि जालीनुमा। आप हिंदी में कहेंगे इसे जालीनुमा और इंग्लिश में आप कहेंगे ट्रेलिस। तो यहां पर क्या होता है, जो नदी मुख्य नदी जो होती है एक दूसरे के समानांतर बहती हो, और जो सहायक नदियां हैं उसके समकोण पर आकर, ये देखिए मुख्य नदी बह रही है और ये सहायक नदियां हमें नजर आ रही है किस तरीके से इसके समकोण पर आकर मिल रही हैं। तो इस तरीके का जो पैटर्न है इसे हम क्या कह देते हैं, ट्रेलिस या जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। दूसरा हम देखें, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में बह आ जाती हैं, देखिए इस तरीके से, जब इस तरीके से आएंगी, है ना, एक तो होता है कि किसी पहाड़ से निकली, ये पहाड़ से निकली और यहां से सभी दिशाओं में बह गई, और एक हुआ कि जो है चारों दिशाओं से आ रही हैं और किसी एक बड़ी वाटर बॉडी के अंदर मिल जाती हैं, विसर्जित अपना जल जो कर देती हैं उसके अंदर। तो इस तरह के जो प्रतिरूप होता है इसे हम क्या कह देते हैं, अभिकेंद्री। अभिकेंद्री, या आप इसे इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए डी रेंज ड्रेनेज पैटर्न आ गया कि किस तरीके से ये पैटर्न बनाती हुई चल रही है। यहीं पर हम देखते हैं ये पैरेलल हमें नजर आ रहा है, जो मुख्य नदी एक दूसरे के पैरेलल चलती चली जा रही हैं, तो ये पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न हो गया। रेक्टेंगुलर जो इस तरह की शेप में बह रही हैं, तो अलग अलग तरह के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत तरह के पैटर्न्स नदियां बनाती हुई चलती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे इन पैटर्न्स को भी हम साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो नदियों का वर्गीकरण है। भाई नदियां तो नदियां होती हैं, नदियों का भी वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, नदियों का भी वर्गीकरण होता है, अलग अलग बेसिस होते हैं। तो जो सबसे पहला आधार है हमारा नदियों के वर्गीकरण का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर हम सबसे पहला विभाजन पढ़ेंगे। यानी कि जो नदियां अपना जल कहाँ ले जा रही हैं। अब हम जानते हैं भारत की हम बात कर रहे हैं, तो भारत की लोकेशन जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये तीनों तरह के जो वाटर बॉडी से ये घिरा हुआ है। तो जो नदियां हैं हमारी वो दो, या तो अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करेंगी या बे ऑफ बंगाल में करेंगी। तो इसी के आधार पर हम जो है अरेबियन और बे ऑफ बंगाल के अंदर हम इसे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि समुद्र जल विसर्जन के आधार पर दो हो गए हमारे, अरब सागर का अपवाह तंत्र यानी कि अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज यानी कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जल विभाजक रेखा होती है कुछ इस तरीके से जब हम देखेंगे तो ये हमारी एक जल विभाजक रेखा कुछ यहाँ पर इस तरीके से हमें नजर आती है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं बन पाएगी, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो हमारी जल विभाजक रेखा ये क्या कर रही है। इस तरफ की जितनी भी नदियां हैं ये कहाँ ले जा रही हैं अपना पानी, अरेबियन सी के अंदर, और इस तरफ की जो नदियां वो कहाँ ले जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो दो तरह के हमने इसमें डिवीजन पढ़ लेने की, दो तरह की नदियां हमने दो पढ़ ली यहाँ पर, अरेबियन सी ड्रेनेज एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। अब अगर हम देखें कि कुल अपवाह तंत्र का जो 77% है वो कहां जाता है, बंगाल की खाड़ी में।
तो ये हमें इस जल विभाजक रेखा से हमें नजर आ रहा है कि जो ज्यादातर नदियां हैं वो हमारे इस पोर्शन में आ रही हैं। तो लगभग 77% जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है भारत का, वो हमारा कहाँ हो रहा है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। और 23% यानी कि 23% की हम बात करें, 23% की, तो वो कहा जा रहा है अरेबियन सी के अंदर। अब अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो आप सभी जानते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सब जो नदियां ये कहाँ करती हैं, अपना बंगाल की खाड़ी में। और इसी तरीके से हम देखें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ये सब जो नदियां ये अपना जल कहाँ लेके जाती हैं, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में। तो ये हुआ हमारा पहला विभाजन कि जो जल विसर्जन के आधार पर अरेबियन सी ड्रेनेज एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड। जो अभी वाटरशेड हमने पढ़ा था, यानी कि जल संभर, संभार नहीं आएगा यहाँ पे, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये आएगा यहाँ पे जल संभर, यानी कि वाटरशेड के बेसिस पर हम नदियों को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, मेजर रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन एंड माइनर रिवर बेसिन। जो मेजर रिवर बेसिन है इसे हम हिंदी में हम कहेंगे प्रमुख नदी द्रोणी। ठीक है, तो जो प्रमुख नदी द्रोणी है हम किस बेस पर डिवाइड करते हैं, इनका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र यानी कि कितना जो है एरिया जो है ये कवर कर रही हैं, उसके बेस पर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो मेजर की हमने बात की कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करती होंगी, तो लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का जो है इनका एरिया है, अपवाह क्षेत्र है। जिन नदियों का अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है वो क्या है, मेजर रिवर बेसिन कहलाती हैं या प्रमुख नदी द्रोणियां कहलाती हैं। लगभग 14 जो नदी द्रोणियां हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं। जैसे हम बात करें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पिन्नार, साबरमती, बराक, ये सब जो नदियां हैं ये मेजर रिवर बेसिन के अंदर शामिल की जाती हैं, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होगा। इसके बाद हम देखें जो हमारी मध्य नदी द्रोणी है, मध्य नदी द्रोणी यानी कि बीच का रहेगा इनका, ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा, तो जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 के बीच में रहेगा, मध्य में रहेगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2,000 वर्ग किलोमीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच का जो रहेगा अपवाह क्षेत्र, उन्हें हम क्या कहेंगे, मीडियम यानी कि मध्यम नदी द्रोणी। अब इसके अंदर जैसे हम देखें 44 नदी द्रोणियां जो हैं वो यहाँ पर शामिल की जाती हैं। ठीक है, जो छोटी यानी कि मध्यम आकार की जो है, मध्यम जो नदी द्रोणी है वो लगभग 44 नदी द्रोणियां हैं, जिसमें हम कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये सब नदियों को शामिल कर सकते हैं। जो थर्ड हमारा टाइप रहेगा माइनर रिवर बेसिन, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे लघु नदी द्रोणी। तो लघु जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बहुत कम, छोटा अपवाह क्षेत्र होगा, तो लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम का जो अपवाह क्षेत्र होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, माइनर यानी कि लघु नदी द्रोणी। ये जो सिंबल है आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये ग्रेटर देन का और ये स्मॉलर देन का। तो जहां 2,000 से भी कम का अपवाह वर्ग किलोमीटर से भी कम का अपवाह क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, लघु नदी द्रोणी। तो लघु नदी द्रोणी इनकी जहां पे पानी कम है, तो जहां पे बहुत कम पानी होगा या कम बारिश वाले क्षेत्र होंगे, तो यहाँ बहुत सारी जो नदियां हैं वो इसमें शामिल की जाएंगी माइनर रिवर बेसिन के अंदर। तो ये जो है हमारा दूसरा आधार रहा जल संभर के आधार पर, मेजर रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन एंड माइनर रिवर बेसिन। तो ये सब जो है हमारा दो तरह का हमारा डिवीजन हुआ। जो थर्ड हमारा टाइप रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उद्गम, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर जब हम नदियों को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन हो जाता है। और इस क्लासिफिकेशन के बेस पर हम 2 तरह के अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज, यानी कि हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर जो हमारा हिमालय अपवाह तंत्र है और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, ये हमारा इस इमेज से में नजर आ रहा है। ये हम जानते हैं ये हमारा जो रीजन है सारा, ये हमारा कौन सा है, पेनिनसुलर रीजन है ना। और ये जो रीजन है हमारा, ये सारा क्या कहलाएगा, हिमालयन रीजन। तो जो हिमालय रीजन में हमारी नदियां बह रही हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, हिमालयन ड्रेनेज। और जो पेनिनसुलर रीजन में बहने वाली नदियां हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, पेनिनसुलर ड्रेनेज। तो इस चैप्टर के अंदर हम
हिमालयन जो रिवर है और इसके भी हम एक ही पार्ट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हिमालयन ड्रेनेज है इनके कुछ फीचर्स को हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालय नदी तंत्र की कुछ विशेषताओं की। तो देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र जो है ये हम जानते हैं कि जो हमारी इंडियन प्लेट है जब वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करती है तब उन दोनों के टकराने की वजह से जो हिमालय जो क्षेत्र है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुख्य नदियाँ कौन कौन सी होंगी हमारी, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये नदी द्रोणियों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो फीचर हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो नदियाँ हैं ये क्या है, पैरेनियल यानी कि 12 मासी नदियाँ हैं, यानी कि पूरे वर्ष भर जो है इनके अंदर पानी हमें मिलता है। तो 12 मासी नदियां हैं। इसके बाद हम देखें कि जो यहाँ पर गॉर्जेस जो है यानी कि महाखड्ड जिसे हम कहते हैं, गॉर्जेस बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं यहाँ पर। और हिमालय के जैसे जैसे बना, हिमालय की फॉर्मेशन हुई हिमालय माउंटेन्स की, तो जो अपर्दन की क्रियाएं लगातार होती रही, उनके फलस्वरूप जो है यहाँ पर गॉर्जेस का निर्माण हुआ। और इन खड्डों के अलावा या जो हम महाखड्ड या गॉर्जेस जिसे हम कह रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो वी शेप की घाटियां हैं, क्षिप्रिकाएं हैं, जलप्रपात हैं, ये सब यहाँ पर हमें नजर आते हैं। और जब ये नदियां पहाड़ों से होती हुई मैदानों में एंटर कर जाती हैं तो हम जानते हैं जब ये मैदानों में आएंगी तो यहाँ पर क्या होंगी, निक्षेपणात्मक यानी कि डिपोजिशनल जो है मॉर्फोलॉजी हमें मिलेगी। ये जब हम अपनी पिछली बुक कर रहे थे, हमारी जो दूसरी बुक हमने कवर की थी, वहां पर हमने देखा था कि जो इरोजनल या डिपोजिशनल जो फीचर्स हैं, लैंड फीचर्स हैं, वो कैसे बनते हैं। तो जब नदियां पहाड़ों से नीचे निकल कर आएंगी तो अपने साथ साथ क्या होंगी, डिपोजिट्स लेकर आएंगी और उनके जमते चले जाने से बहुत सारी जो है फीचर्स, नए नए जो लैंड फीचर्स हैं वो डेवलप होते हैं, जिसमें हमने ऑक्सबो लेक्स हैं या फ्लड प्लेन्स है, गुम्फित वाहिकाएं हैं, डेल्टाज हैं, इन सबको हम स्टडी किया। तो ये सब जो है चीजें हमें बार बार यहाँ पर नजर आएंगी, किस तरीके से मैदान में जब ये एंटर कर जाती हैं हिमालय नदियां तो डिपोजिशनल फीचर्स ये डेवलप करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र इसका विकास कैसे हुआ, यानी कि कैसे डेवलप हुई है। तो देखिए, इस बारे में बहुत सारे अलग अलग विचार दिए जाते हैं। हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, कुछ का यह मानना है कि जो मायोसीन टाइम पीरियड था, हमने अलग अलग टाइम पीरियड्स अपनी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर पढ़े हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो मायोसीन टाइम पीरियड था, मायोसीन ये जो टाइम पीरियड है जिसे हम लगभग यहाँ हम कह सकते हैं कुछ 2.5 करोड़ से लगभग 50 लाख वर्ष पहले, ये जो टाइम पीरियड था इसे हम मायोसीन टाइम पीरियड कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय तक था जो भारत में एक मुख्य नदी तंत्र हुआ करता था, एक बहुत बड़ी विशाल नदी जो थी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया था। क्या कहा गया था इसे? शिवालिक, या आप इसे इंडो ब्रह्मा कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विशाल नदी थी जो यहां से होकर गुजरती थी और हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक, जो हम जानते हैं ये जो हमारा हिमालयन रीजन है इधर, तो असम से लेकर के पंजाब तक जो है ये पूरी एक विशाल नदी जो है इस तरीके से बहा करती थी। कौन सी? शिवालिक या इंडो ब्रह्मा। शिवालिक हम जानते हैं जो हमारी हिमालय रेंज है, तो वहीं से इसको शिवालिक रेंज या इंडो ब्रह्मा भी कहा गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब टाइम पीरियड चेंज हुआ, टाइम आगे आगे चेंज होता रहा, तो शिवालिक की जो पहाड़ियां थी कंटिन्यूस वो बनी हुई थी और वहां से जो जलोढ़ निक्षेप थे यानी कि डिपोजिशनल जो था, वहां पे इरोजन डिपोजिशनल एक्टिविटीज जो हैं वो कंटिन्यूसली चले जा रही थी। तो जो डिपोजिशनल फीचर्स थे शिवालिक रेंज के और ये जो नदियों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से इसका प्रूफ हमें मिलता है कि यहाँ वास्तव में ऐसे एक नदी हुआ करती थी, एक ही विशाल नदी यहाँ पर हुआ करती थी। आज जैसे हम ब्रह्मपुत्र, इंडस या गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं, मतलब ये तीनों अलग अलग नहीं होती थी, एक ही नदी जो है वो बहती थी। और उस समय के जो फीचर्स हम पढ़ते हैं उनसे इसकी पुष्टि भी होती है। लेकिन बाद में का टाइम पीरियड जैसे चेंज हुआ तो मायोसीन टाइम पीरियड के बाद लगभग जब प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड आया तो ये जो नदी थी ये अलग अलग हिस्सों में बट गई।
जैसे पश्चिम की अगर हम बात करें तो वहां पर सिंध नदी बन गई, मध्य में अगर हम देखें तो गंगा नदी बन गई, और ईस्टर्न यानी कि पूर्व के जब हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जो हम कहते हैं वो हमारी बन गई। तो ये विभाजन क्यों हुआ, ये विभाजन का जो कारण है प्लेस्टोसीन काल में हमें मिलता है। जो प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड है, यहाँ पर हिमालय के पश्चिम, ये हम हिमालय रेंज जानते हैं, और इस तरफ क्या है हमारा, ये पोटवार पठार, ठीक है। तो जो पोटवार पठार जो दिल्ली रिज का हम कहते हैं ये इमर्ज हुआ था, उसके कारण जो है ये पोटवार पठार डेवलप हुआ। और ये जो पोटवार पठार था, इसके कारण ये जो ऊपर वाली नदी यानी कि सिंधु नदी और इधर से जो गंगा नदी थी, यहां पर इनके बीच में डिवीजन हो गया। पहले ये एक ही नदी बह रही थी और बाद में क्या हुआ, ये इस तरीके से, हम मैप के थ्रू इसको अगर देख लेते हैं, हमारी जो पिछली स्लाइड में मैप है उसके थ्रू हम देखते हैं। देखिए यहाँ कहीं जो ये पोटवार पठार था, पहले ये एक ही नदी थी, लेकिन बाद में जो है ये सिंधु नदी अलग हो गई और गंगा नदी तंत्र अलग हो गया। तो ये जो पोटवार पठार है यहाँ पर किस तरीके से ये इमर्ज हुआ और सिंधु नदी अलग हो गई यहाँ पर, और ये जो गंगा नदी तंत्र है ये अलग हो गया। तो ये एक जल विभाजक बन गया सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच में, क्या, पोटवार पठार। इसी तरीके से जो मिड प्लियोस्टीन टाइम पीरियड था, तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां जो थी और मेघालय का जो पठार था, इसके बीच में मालदा गैप आ गया। अब राजमहल की पहाड़ी हम जानते हैं यहाँ पर, और जो मेघालय का पठार है, ये वाला जो रीजन है, हम जानते हैं कि इसके बीच में गैप आया, और क्या बन गया यहाँ पर जो मालदा गैप, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो गैप आ गया था, इसकी वजह से जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनकी दिशाओं में परिवर्तन हुआ। ये गंगा नदी तंत्र और ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो इनकी दिशाओं में परिवर्तन हो गया। और ये जो दिशाएं हैं ये कहाँ चली गई, पहले इस तरीके से बहा करती थी, हमने पढ़ा असम से पंजाब की तरफ पहले इस तरीके से बह रही थी। हम कलर चेंज करके देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि और हमें क्लियर हो जाए। तो पहले जो हम बात करें, जो इंडो ब्रह्मा की हम बात करें, इस तरीके से पूरी बहा करती थी, लेकिन ये पोटवार पठार के कारण गंगा नदी तंत्र अलग हो गया और इंडस रिवर सिस्टम अलग हो गया। साथ ही जो हम यहाँ पर हम मालदा के पठार की बात कर रहे हैं कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ और जो मेघालय का पठार है, इनकी वजह से ये गैप जो आया, तो ये गंगा नदी तंत्र और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इनकी दिशाओं में परिवर्तन हुआ। पहले तो कहाँ ये सीधी जा रही थी, लेकिन अब ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने लग गई। तो इस तरीके से जो हमारे 3 नदी तंत्र हैं, यानी कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन तीनों का विभाजन हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा डेवलप हुआ। तो पहले जो थी एक शिवालिक नदी हुआ करती थी, विशाल नदी हुआ करती थी मायोसिन टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन जो प्लियोस्टोसिन टाइम पीरियड आया तो पोटवार पठार के अंदर के कारण, उसके बनने के कारण, पोटवार पठार बनने के कारण जो थी गंगा नदी और सिंधु नदी आपस में अलग हो गई। और इसी तरीके से जो मध्य प्लेस्टोसिन टाइम पीरियड आया, उस समय तक जो मालदा का पठार था, यानी कि जो मेघालय और जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, इनके बीच में डिवीजन होने की वजह से जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनकी दिशाओं में परिवर्तन हो गया और ये दोनों जो नदियां थी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने लगी, यानी कि अपना जो जल है वहां पर छोड़ने लगी। तो इस तरीके से हमारे तीनों जो नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनका इमर्ज हम कह सकते हैं हुआ। तो अब हम बात करेंगे हमारे इंडस यानी कि सिंधु नदी तंत्र की। ये मैप में आपको नजर आ रहा है, ये हमारी जो है सिंधु नदी कुछ इस तरीके से ये बहती हुई हमारी इंडिया से होती हुई पाकिस्तान होती हुई और ये अरब सागर के अंदर चली जा रही है। तो अगर फीचर्स की हम बात करें, जो सिंधु नदी है, पहले कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं इसके। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल अगर हम देखें टोटल यानी कि कुल अगर क्षेत्रफल हम देखें, कलर फिर से मैं यहाँ पर चेंज करूंगी क्योंकि लिखते समय मुझे लगता है कि ब्लैक कलर मेरे लिए थोड़ा सा ठीक लगता है। तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर जो टोटल क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यहां से निकलकर ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है ये कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। यहीं अगर हम सिर्फ भारत में देखें, ये भारत में यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो बह रही है, अगर भारत की हम बात करें तो भारत में जो इसका क्षेत्रफल है, एरिया कितना कवर करती है, ये करती है 3,21,279 3,21,279 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई की अगर हम बात करें,
लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई आ जाती है इसकी 2880 किलोमीटर। कुल लंबाई हम देखते हैं 2880 किलोमीटर। और वहीं अगर हम भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी आ जाती है? 1114 किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कुल लंबाई और भारत, कुल एरिया और भारत में इसका जो एरिया है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करें तो भारत की नदियों में सबसे पश्चिम की ओर, यानी कि ये हम देख रहे हैं किस तरफ, ये जो हमारा रीजन है पश्चिम, तो सबसे पश्चिम की ओर बहने वाली या सबसे पश्चिमी हिमालयी नदी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, हिमालय तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो हिमालय में सबसे पश्चिमी नदी हम इसको कह सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में इंडस का जो हम प्रॉपर रूट मैप है वो हम देख लेते हैं। कहाँ से शुरू होती है ये हम जानते हैं कि जो तिब्बती क्षेत्र में जो कैलाश पर्वत है, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये तिब्बत जोन है, कैलाश पर्वत है यहाँ पर, और यहाँ पर जो बोखरचू नाम का एक हिमनद है वहां से जो है ये निकलती है। तो इसका प्रॉपर रूट जो मैप है वो हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो इंडस रूट मैप जो हमें नजर आ रहा है, जो अभी हमने पढ़ा था, ये इस मैप को हमने यहाँ से देखा था कि यहाँ से नदी निकलती और इस तरीके से होती हुई और यूं फ्लो कर जाती है। ठीक है, तो इसी को अब हम देखें कि ये किस तरीके से ये फ्लो कर रही है। ये आ गई हमारी इंडस नदी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा क्या है? तिब्बत, और यहाँ कैलाश पर्वत कहीं हमारा बोखरचू नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। बोखरचू जो हिमनद है, यहां से ये एक हिमनद से निकलती है, और अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 4164 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये हिमनद है, जहां से हमारी जो सिंधु नदी है वो निकलती है। और तिब्बत में, यानी कि जहां यहां तक भारत से पहले तक इसे क्या कहा जाता है? सिंगी खंबान। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? सिंगी खंबान, या शेरमुख भी इसे कह सकते हैं। सिंगी खंबान या शेरमुख इसे कहा जाता है। अब ये भारत में एंटर करती है। देखिए भारत में जो है ये दमचोक जो है यहां से एंटर करती है लद्दाख से। ये हमें नजर आ रहा है, ये हम इंडिया का ही हम यहाँ पे रूट मैप देख रहे हैं इंडस का। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि कहाँ से निकल रही है तिब्बत में। कैलाश पर्वत जो है हमारा मानसरोवर के पास से, बोखरचू हिमनद जो है वहां से निकलती है तिब्बत में, इसको सिंगी खंबान या शेरमुख कहा जाता है। और इंडिया के अंदर ये दमचोक प्रॉपर जगह जो है वहां से दमचोक के पास से एंटर करती है। दमचोक के पास होती हुई ये ऊपर की तरफ जाती है दुंगती में। यहीं पर हम जानते हैं ये हमारी यहाँ पर क्या है? हमारी लद्दाख रेंज है, और यहाँ हम जानते हैं ये हमारी क्या है? काराकोरम रेंज है। तो लद्दाख रेंज की तरफ ये होती हुई दुंगती से लेह की तरफ जाती है। लेह से बटालिक हम जानते हैं कारगिल का जो युद्ध हुआ था हमारा, यहाँ से जाती है। इधर हम जाते हैं बटालिक से आगे होती हुई सकाडू से गिलगिट से होती हुई ये वाला जो रीजन है हमारा, इसे हम खैबर पख्तूनवा प्रोविंस कहते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इसे KPK, खैबर पख्तूनवा प्रोविंस। यहाँ से होती हुई पंजाब प्रोविंस, इधर से ये पंजाब प्रोविंस के अंदर एंटर कर गई। ये वाला जो रीजन है ये सारा क्या कहलाएगा आपका? पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस से होती हुई फिर ये कहाँ जाती है? ये देखिए इधर ये पंजाब प्रोविंस हुआ, और फिर यहाँ पर ये जो आ गया हमारा सिंध प्रोविंस आ गया, और सिंध प्रोविंस से होती है फिर ये कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर चली जाती है। ठीक, सॉरी अरेबियन सी के अंदर ये मूव कर जाती है। तो ये हुआ हमारा इंडस का रूट मैप। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। देखिए तिब्बतन जो प्लेटू है मानसरोवर के पास से, माउंट कैलाश से जो है ये निकलती है। सिंगी खंबान इसे वहां कहा जाता है, या शेरमुख भी कहा जाता है तिब्बत में। इंडिया के अंदर लद्दाख दमचोक से ये एंटर करती है। दुंगती से मूव करती हुई लेह, बटालिक, सकाडू सिटी, गिलगिट, और इधर से ये KPK यानी कि खैबर पख्तूनवा के अंदर एंटर होती हुई पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस और फिर सिंध प्रोविंस होती हुई अरेबियन सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। तो ये हुआ हमारा इसका रूट मैप। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो इंडस नदी तंत्र है इसकी सहायक नदियों की। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आप सभी जानते हैं, ये सब जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो इंडस नदी है कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। जो हमारी लद्दाख रेंज है या जो हमारी जास्कर रेंज है, इन दोनों के बीच से होती, लद्दाख रेंज के पास से निकलती है, और
पाकिस्तान में एंटर करती है गिलगिट से आगे होती हुई पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस होती हुई अरेबियन सी में अपना जल छोड़ देती है। अब हम पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, या हम बात करें झेलम नदी की हम बात करें, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ कहाँ ये अपना पानी जल जो है वो लेकर जाती है। तो ये जो रीजन हम देख रहे हैं हमारा कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर का रीजन हम देख रहे हैं। तो अनंतनाग के वेरीनाग, ये आपको रीजन दिखाई दे रहा है, अनंतनाग के वेरीनाग से। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए मेरी डॉट्स लगाने से, तो मैं ग्रीन कलर यहाँ पर ले लेती हूँ। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है ये वेरीनाग, तो अनंतनाग के वेरीनाग से जो है ये निकलती है। इसके बाद श्रीनगर होती हुई यहाँ पर हम जानते हैं जो वुलर लेक है हमारी, वुलर लेक से होती हुई वेस्ट की तरफ जाती है बारामूला की तरफ, बारामूला से होती हुई उरी हम जानते हैं। और इसके बाद ही यहाँ पर ये जो बाउंड्री है कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है मूव करती है, और जो हम कहते हैं चकोटी से ये पीओके हम कह सकते हैं वहां पर एंटर कर रही है। इसके बाद मुजफ्फराबाद, ये मुजफ्फराबाद होती हुई इस बाउंड्री पर ये चल रही है, और प्रॉपर मीरपुर से पाकिस्तान की मेन लैंड में एंटर कर जाती है, ये हमें नजर आ रहा है। और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकल जाती है और साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती हुई, ये हमें नजर आ रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती हुई ये झांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है चेनाब नदी से मिल जाती है, ये हमें नजर आ रहा है झांग। तो यहाँ कहीं ये क्या करेगी, आगे चेनाब नदी से मिल जाएगी, और चेनाब नदी से मिलने के बाद लगभग 250 से 300 किलोमीटर ये आगे जाएगी, और मिठानकोट के अंदर फिर आगे इंडस के अंदर मिल जाएंगे। मतलब प्रॉपरली अगर हम देखें तो झांग पे ये चेनाब में मिल गई, और आगे फिर मिठानकोट, यहाँ कहीं ये जहाँ कहीं झांग है, इस मैप में आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ झांग है, और यहाँ कहीं जो है मिठानकोट में ये क्या कर जाती है, इंडस से मिल जाती है, और यहाँ इंडस का हम जानते हैं आगे फिर ये अरेबियन सी में फ्लो इसका पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो झेलम नदी है अपना जो फ्लो हम देख सकते हैं कि झेलम जो नदी है कहाँ कहाँ से होकर जा रही है। अगली जो नदी है ये हमारी चेनाब। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हम कहते हैं। ये जो नदी है दो नदियों से मिलकर बनती है, जिसे एक को हम कहते हैं चंद्रा और एक को हम कहते हैं भागा। तो ये जो जोन आपको नजर आ रहा है इसी को मैंने थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपके लिए मैप बनाया, बहुत मेहनत लगी है मुझे इन सब चीजों को करने में, तो कुछ समय जो है हमारा इन चीजों में भी चला गया, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो ये जो जोन है हमारा, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चेनाब नदी है चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है। जो हम देखते हैं हमारा लाहौल स्पीति वाला हिमाचल वाला जो रेंज है, जो मिडिल हिमालयाज हम कहते हैं, यहाँ पर यहाँ हमें कुछ ये नदियां मिलती हैं। तो चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, जो भागा है ये हम देख रहे हैं नॉर्थ से आ रही है, और चंद्रा हम देख रहे हैं कहाँ से आ रही है, साउथ से। तो चंद्रा जो है हमारा पिन वैली जो नेशनल पार्क है साउथ के अंदर, वहां से निकल रही है, और जो भागा है ये हम जानते हैं जो जिस्पा जो है हमारा जिस्पा से निकलती है नॉर्थ में, जिस्पा जगह से। और ये दोनों ही नदियां जो है तांडी, ये जो जगह हमें नजर आ रही है डॉट जो है ये है तांडी, तो तांडी में जो है ये दोनों मिल जाती हैं, और यहीं से हम इसको क्या कह देते हैं, चेनाब नदी कह देते हैं। तो ये जो अब तांडी से आगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये है मूव कर रही है, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ ये मूव कर रही है। और जो पुंगी वैली है, पुंगी वैली से होती हुई जो यहाँ पर हम देखते हैं ये डोडा डिस्ट्रिक्ट हमारा सारा पोदार जोन हम जानते हैं, ये वाला सारा कौन सा है, पोदार जोन है। ये इधर ये देखिए पोदार जोन लिखा हुआ है। तो पुंगी वैली से होती हुई डोडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मैं लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे, डोडा। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट पोदार एरिया से होती हुई जम्मू प्रोविंस में एंटर कर जाती है, और फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट से होती हुई जो बांदरकूट है ये हमें नजर आ रहा है, ये बांदरकूट इधर नजर आ गया आपको यहाँ पर। तो बांदरकूट से होती हुई फिर रामबन डिस्ट्रिक्ट में जाती है, रामबन डिस्ट्रिक्ट से होती हुई अखनूर की पहाड़ियां आप जानते हैं यहाँ पर है, अखनूर से होती हुई जो सियालकोट है, सियालकोट से फिर से पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ये एंटर कर जाती है। तो इंडिया का जो रूट मैप है ये यहाँ तक है। देखिए चंद्रा और भागा के तांडी में मिलने से कौन सी बन गई, चेनाब। चेनाब जो है आगे कहाँ गई, जो है ये हमारा पुंगी वैली, पुंगी वैली जो सारा जोन कवर करती हुई ये डोडा डिस्ट्रिक्ट यानी कि पोदार एरिया जो जम्मू प्रोविंस का है यहाँ से होती हुई अब कहाँ जा रही है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बांदरकूट में, बांदरकूट से होती हुई ये कहाँ पहुंच गई है हमारी इधर जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट से होती हुई ये अखनूर, और अखनूर से ये सियालकोट यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ये एंटर कर दी। और फिर से क्या होगा, ये झांग, अभी हमने पढ़ा था पीछे भी, झांग के अंदर क्या करती है, ये झेलम से मिल जाती है।
ठीक है, ये ऊपर हम देख रहे हैं, ये हमारी कौन सी आ रही है, झेलम। तो झेलम के अंदर जो झेलम है वो हम कहते हैं चिनाब से आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी झेलम आ रही, इधर से चिनाब, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ झांग के अंदर ये क्या हो गई, मिल गई। और आगे क्या होगा, मिठानकोट जो हमने पढ़ा था, ये दोनों नदियां ही कहाँ हो जाएंगी, मिठानकोट में आगे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चिनाब का भी जो है रूट मैप हमारा पूरा हो जाता है कि चंद्रभागा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और एरिया अगर हम देखें, पाकिस्तान में एंटर करने से पहले भारत में लगभग ये कितना कवर कर लेती है, 1180 किलोमीटर। ठीक है, 1180 किलोमीटर लगभग भारत में इसकी लंबाई हम देख सकते हैं। अगली नदी हम देखते हैं कौन सी आएगी, सहायक नदी रावी। रावी भी जो है वो सिंधु की एक और मुख्य सहायक नदी, महत्वपूर्ण सहायक नदी हम कह सकते हैं, मुख्य तो नहीं। और हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू की पहाड़ियां हैं, कुल्लू की पहाड़ियों से ये निकलती है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से हम कह सकते हैं ना। तो ये बारह बंगाल हमें नजर आ रहा है, बाराबंगा। तो बाराबंगा है चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ से ये निकलती हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट आपको ये सारा नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है चंबा। तो बाराबंगा से निकलती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट ये इसमें कवर करती हुई नॉर्थ पंजाब जो है, ये पठानकोट, यहाँ से ये एंटर करती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ गई और पठानकोट जो है यहाँ पर ये मर गई। और यहाँ पर ये जो है रंजीत सागर डैम हम जानते हैं यहाँ पर है, तो इसी का सोर्स ये बनती है। और ये इससे बॉर्डर को क्रॉस करती है, हमें बॉर्डर नजर आ रहा है, इस बॉर्डर को क्रॉस करती हुई जो है लाहौर से होती हुई इधर हम देख रहे हैं ये, तो बाराबंगा से निकलकर चंबा घाटी में बहती हुई नॉर्थ वेस्ट में पंजाब जो है हमारा पठानकोट से निकल के बॉर्डर के क्रॉस बहती हुई, और ये फिर से कहाँ बह जाती थी, ये हमारी जो है चंबा नदी के अंदर, सॉरी नॉट चंबल, चिनाब के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है, ये हमें नजर आ रही है किस तरीके से मिल गई। और आगे फिर से ये कहाँ हो गई, मिठानकोट के अंदर जो चिनाब है वो हमारी कहाँ मिल जाती है, इंडस के अंदर। दोबारा से देख लेते हैं, जो हमारा रावी का फ्लो है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, जो चंबल डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, नॉट चंबल, चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है, बाराबंगा से निकलती हुई नॉर्थ पंजाब के पठानकोट से एंटर होके बॉर्डर के साथ बहती हुई, और ये पाकिस्तान में एंटर करके और चिनाब के अंदर मिल जाती है, और आगे फिर ये मिठानकोट के अंदर इंडस में मिल जाती है। तो ये फ्लो जो है हमारा रावी का इस तरीके से पूरा हो जाता है। अगली जो नदी हम देखते हैं वो कौन सी है, ब्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी जो है ये फिर से हम देखते हैं एक और सहायक नदी है, समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, ये रहा हमारा। तो ये हमें देखते हैं सदांग वैली हमें नजर आ रही है यहाँ पर, तो सदांग वैली से ये निकल रही है, जो हम कहते हैं व्यास कुंड जो सदांग वैली के अंदर ही है। तो यहाँ से ये निकली और मनाली, कुल्लू यहाँ से होती हुई, इसके बाद पंडो डैम से होकर मंडी, पंडो डैम ही आपको नजर आ रहा है, यहाँ से होती हुई फिर ये मंडी पहुंचती है, और नादौन हिमाचल प्रदेश के जो हमीरपुर के अंदर जो नादौन है यहाँ से ये निकलती है, और यहाँ से जो हम जानते हैं फिर ये हमारा महाराणा प्रताप जो सागर डैम है हिमाचल प्रदेश के इस बॉर्डर पर, यहाँ से ये निकलकर बॉर्डर से क्रॉस करती हुई पंजाब के होशियारपुर और फिर कपूरथला में जो है ये एंटर कर जाती है, और यहाँ जो है ये सतलज के अंदर जो हमारा हरी के वेटलैंड एरिया है वहां पर ये मिल जाती है। तो ये बहुत छोटा सा फ्लो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। एक तो हमें देखना है यहाँ पे हरी के जो यहाँ पर हमें नजर आएगा कपूरथला से आगे, यहाँ पर सतलुज के अंदर जब ये मिल जाएगी। दूसरा जो पंडो डैम हमने यहाँ पर पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा जो अपर हिमालय से निकल रही है, ये व्यास कुंड जहाँ से निकल रही है, रोहतांग दर्रा है सदांग वैली के अंदर, यहाँ से निकलती हुई मनाली, कुल्लू, पंडो डैम से होती हुई, और ये कहाँ पहुंच रही है, हमारे कपूरथला के अंदर, हरिके के अंदर ये मिल जाती है सतलज से। तो इस तरीके से ये भी जो हमारा फ्लो है ब्यास नदी का पूरा हो जाता है। कुल्लू घाटी से गुजरती है, धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में गौर्ज का निर्माण करती है, पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरिके के पास सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारा ब्यास का जो रिवर फ्लो है, जो रूट है, हम समझ सकते हैं। अगली जो आ गई हमारी, ये आ गई हमारी सतलज। जो सतलज नदी है हम कह सकते हैं जो हमारे इंडस रिवर है इसके समानांतर कुछ समय तक बहती है ना। यहाँ पर हम देखते हैं ये भी कहाँ से निकल रही है, देखिए तिब्बत से ही निकल रही है। तिब्बत में ही 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल,
राक्षस ताल कहा जाता है इसे हिंदी में। तो यहां से ये निकलती है और यहीं पर इसे लांगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। यह है लांगचेन खंबाब। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी इंडस नदी है इसको क्या कहा जाता है, सिंगी खंबाब कहा जाता है, शेरमुख कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, लांगचेन खंबाब कहा जाता है। किसे, सतलज नदी को। राक्षस ताल से निकलती है, लांगचेन खंबाब के नाम से इसे जाना जाता है। और भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक, यानी कि ये जो दूरी है ये लगभग कितनी है, 400 किलोमीटर। हमने देखा था जो इंडस है वो यहां से एंटर कर रही थी, है ना। तो ये लगभग जो दूरी है बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन देखिए कितनी, 400 किलोमीटर लगभग समानांतर बहती है किसके, सिंधु नदी के। तो समानांतर बहती है और रोपड़ में जो है ये गॉर्ज का निर्माण करती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला से एंटर करती है। देखिए ये हमें नजर आ रहा है, ये शिपकिला से एंटर करती है और शिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। पूर्ववर्ती नदी है, अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण ये करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सतलज नदी हमारे लिए। तो हमने देख लिया इसको, तिब्बत से निकलती है, शिपकिला पास से इंडिया में एंटर करती है। शिपकिला से एंटर करने के बाद ये झाबा जो शिमला के अंदर है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कह सकते हैं, वहां पर है ये। और झाबा के अंदर ही जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो बनाया गया, यहाँ पर बना हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट झाबा के अंदर, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। इसके बाद जो है बरमाणा बिलासपुर से होती हुई ये आगे को बढ़ती है। भाखड़ा डैम, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भाखड़ा डैम आपको नजर आ रहा है, यहाँ से ये मूव करती है आगे। नांगल, ये हमें नांगल नजर आ रहा है, ये छोटा सा आपको ये नांगल नजर आ रहा है ना। तो ये भाखड़ा से होती हुई नांगल जो हमारा रूपनगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पंजाब के अंदर। फिर इधर ये बहती है लुधियाना, हरिके और फिर सतलज। और सतलज के साथ फिर ये देखिए इंडो पाक जो बॉर्डर है हमारा, ये यहाँ से बहती है। इंडो पाक बॉर्डर पर बहती हुई जो बहावल नगर है डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ से ये जो है, ये बहावल नगर जो है यहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है, पंजाब प्रोविंस के अंदर। और आगे जाके ये हमें दिख रहा है ये कहाँ मिल रही है हमारे, फिर से चेनाब के अंदर। तो चेनाब के अंदर जो है सारी नदियां मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो सारी नदियां हैं जिसे हम पंचनद के नाम से भी हम जानते हैं, कि ये जो नदियां हैं क्या करती हैं, पंचनद का निर्माण करती हैं। पंचनदियां है पंजाब की 5 मुख्य नदियां, जो सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया जाता है ना। तो ये जो है पंचनद, मिठानकोट के निकट जो पंचनद जल प्राप्त करता है, तो 5 नदियां मिल रही हैं, इसीलिए हम कहा जाता है पंचनद का निर्माण करती हैं। तो यहाँ में देखना होगा, तो चिनाब में सब नदियां मिल रही हैं, तो सबसे पहले कौन सी आकर मिल रही है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। सारी चीजें हम ध्यान रख लेते हैं लेकिन इसकी सीरीज को हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आकर मिलती है, झेलम चिनाब के अंदर। फिर आकर मिलती है रावी, फिर आकर मिलती है सतलज, और सतलज के अंदर आकर मिलती है व्यास। सतलज के अंदर आकर मिलेगी हमारी व्यास, ठीक है। और ये सब जो है कहाँ मिल रही है, हमारी चिनाब के अंदर। और चिनाब आगे कहाँ जा रही है, इंडस के अंदर। तो ये जो है आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले हमारी झेलम मिलती है चिनाब के अंदर, दूसरे नंबर पर रावी, तीसरे नंबर पर सतलज, और सतलज में कौन मिलती है आकर, व्यास। सीधी जो व्यास है वो चिनाब से नहीं मिलती है, सतलज से मिलेगी और वो आगे फिर चिनाब से मिलेगी, और ये सभी आगे जो है इंडस से मिल जाती हैं। तो वही हमने पढ़ा कि जो पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है तो पंचनद का निर्माण करती है। कहाँ मिलेगी ये, बहावलपुर, जो हमने पढ़ा अभी, बहावलपुर, ठीक है, जहां सतलज चिनाब से मिल रही है। तो पंचनद का निर्माण हो जाता है। सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये 5 नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं। तो इंडस में मिलने से पहले जो होगा ये क्या होंगी, लगभग 45 किलोमीटर तक ये 5 नदियां एक नदी की फॉर्म में आगे बढ़ेंगी, और फिर ये होगी मिठानकोट के अंदर जो है इंडस के अंदर मिल जाएंगी। और फिर इंडस जो है अपना पानी जो है वो कहाँ दे देगी, अरेबियन सी के अंदर। तो ये सब जो है नदियां हमारी, आपको ध्यान रखना होगा। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, पूर्वी और पश्चिमी जो नदियां कौन सी हैं। तो पूर्वी नदियां हम देखते हैं भारत के अंदर आ जाएंगी, व्यास, रावी और सतलज। इसी तरीके से पश्चिमी की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चली जाएंगी ये सिंध, झेलम, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए रूट मैप हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको बताई गई हैं
उनको ध्यान रखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप यहाँ तक ये सारा वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ही है, कमेंट बॉक्स को यूज़ करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे इसी तरीके से और बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर सकें। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग, थैंक यू।